खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। 4 रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इन नतीजों ने बिहार की सियासत में नए रुख का इशारा दे दिया है। लालू नीतीश कांग्रेस इत्तेहाद ने 10 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 4 सीटों पर सिमटना पड़ा। तो ये नतीजे क्या कहते हैं? क्या ये माना जाए कि मोदी का जादू खत्म हो गया है, या ये माना जाए कि लालू और नीतीश ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी की फिरका परस्ती को मात दे दी? क्या इस तरह का सेकुलर फ्रंट बनाकर मुल्क की सियासत में नया एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? इन्हीं मौजूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, आपका खैर मकदम है, और समाजी कारकुन और सियासी तर्जनिगार डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपका भी आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इन दोनों के अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे बीजेपी लीडर रामेश्वर चौरसिया साहब भी फोन लाइन के जरिए, और जेडीयू लीडर पटना से प्रोफेसर असलम आजाद साहब, और दरमियान में हमारे साथ कांग्रेस लीडर संजय निरुपम भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे, और डॉक्टर एजाज अली आरजेडी लीडर वो भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। चार रियासतों में 18 असेंबली सीटों के नतायज ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों की पोल खोल दी है। काउंटिंग के नतीजों ने बीजेपी को सकते में डाल दिया है। बिहार में बीजेपी बुरी तरह पिछड़ गई है। रियासत के 10 सीटों के नतायज में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस इत्तेहाद को 6, जबकि बीजेपी एलजेपी इत्तेहाद को 4 सीटें मिली हैं। वाज़ेह है कि रियासत में बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने तकरीबन 20 साल बाद मिलकर मोर्चा खोला है। दोनों ने कांग्रेस को मिलाकर एक नए इत्तेहाद की तश्कील दी। इस इत्तेहाद का 9 सीटों पर बीजेपी से और 1 सीट पर एलजेपी से मुकाबला था। बिहार की 10 में 4 सीटों पर आरजेडी, 4 सीटों पर जेडीयू और 2 पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं मध्य प्रदेश की 3 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे आ गए हैं। बहोरीबंद सीट पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि विजय राघवगढ़ और आगर सीट बीजेपी जीत गई है। बहोरीबंद सीट से कांग्रेस के सौरभ सिंह 8022 वोटों से जीते हैं। पंजाब की 2 में से 1 सीट कांग्रेस को मिली है, जबकि दूसरी सीट पर अकाली दल ने कब्जा किया है। जबकि कर्नाटक की 3 सीटों में से कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 1 सीट मिली है। कांग्रेस ने बेलारी ग्रामीण सीट जीत ली है, जो पहले बीजेपी के पास थी। मैं ना कहना चाह रही है कि ये हुंदे ने गवर्नमेंट के काम, पर ये बहुत जरूरी ने, और 2-2.5 साल संघर्ष भी करांगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ करते तो वधिया, नहीं तो प्लान बनावांगे कि 2017 के बाद असी ये काम करांगे। बिहार के ज़िमनी इंतखाबात के नतीजों से नीतीश कुमार काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि ये फिरका परस्तों की हार है। समाज में सद्भाव चाहते और ये उपचुनाव के नतीजों से सद्भाव की धारा की जीत हुई है और उन्माद की धारा की हार हुई, और संकेत स्पष्ट है और इसका संदेश भी स्पष्ट है। हर छोटी बड़ी कामयाबी का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देने वाली बीजेपी के सुर ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद बदल गए हैं। पार्टी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने उनका दिफा करते हुए कहा है कि बिहार में बीजेपी इत्तेहाद की शिकस्त के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी जिम्मेदार नहीं हैं। लालू जी और नीतीश जी मिले हैं, पहले भी हमने उनके गठबंधन को गंभीरता से लिया था, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में ये चुनाव हुआ है और इस चुनाव में हमें उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है। ये पूरी तरह हम प्रदेश के लोग, बिहार प्रदेश के हम सब जितने नेता हैं, ये हम लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं, और इसका केंद्र से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये राज्य का चुनाव था और इसमें हम राज्य के नेताओं ने ही प्रचार प्रसार किया था।
तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और सामाजिक कारकुन सियासी तदयनगार डॉक्टर जफर उबैद साहब, और फोन लाइन के जरिए पटना से गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं जेडीयू लीडर प्रोफेसर असलम आजाद साहब और रामेश्वर चौरसिया साहब, बीजेपी लीडर भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर असलम आजाद साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू की शुरुआत, जेडीयू लीडर है, आप क्या कहेंगे इस इत्तेहाद पर? क्योंकि चंद रोज पहले मुझे याद है कि आप इस इत्तेहाद से नाखुश नजर आ रहे थे, नीतीश कुमार से नाखुश नजर आ रहे थे कि ये इत्तेहाद क्यों, ये फ्रंट क्यों बनाया है लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर। अब उसका नतीजा आ गया है। प्रोफेसर असलम आजाद साहब। नहीं, मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ और मुझे इस बात का खदशा था कि जिस तरह पार्लियामेंट में वोट बीजेपी ने पोलराइज कराया था, तो ऐसा ना हो कि फिर पोलराइज हो जाए और बीजेपी जो है सबका हासिल कर ले और सारी निशस्तें जीत जाए। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी की कोई यहाँ लहर नहीं थी और बीजेपी शायद जिस तरह पार्लियामेंट में उसने एक जज्बाती अंदाज अपनाया था, वो अंदाज नहीं अपना सकी। फिर जेडीयू का जो वोट था, अति पिछड़ा महादलित, वो वोट कट गया था मोदी लहर में, वो बीजेपी के साथ चला गया था। तो नहीं, वो इसमें इंटैक्ट रहा। फोन लाइन पर बने रहिए प्रोफेसर असलम आजाद साहब। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सैयद फैसल अली साहब और डॉक्टर जफर उबैद साहब। सैयद फैसल अली साहब, आप क्या कहेंगे? प्रोफेसर असलम आजाद साहब अपनी बात पर कायम है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो जादू नहीं चला, वो असर नहीं चला मोदी का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में चला, और जो अपना वोट था जेडीयू का, आरजेडी का, वो कायम रहा। देखिए, सीधी सी बात है, इस बात को समझ लीजिए। मैं शुरू से ये कहता आया हूं कि जहां तक सवाल है पार्लियामेंट्री इलेक्शन का, उसको अगर हम देखते हैं तो ये याद रखिए कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो जितनी बड़ी जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, वो इसलिए नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। मोदी जी का जादू चल रहा था, ये एक बात है, लेकिन इतनी बड़ी जीत इसलिए से हुई, खास करके यूपी और बिहार से, इसलिए कि इन्होंने बहुत फॉर्मेडेबल अलायंस बनाया हुआ था और अलायंस के बलबूते ही इतनी बड़ी जीत हुई। आज आरजेडी, नीतीश और कांग्रेस मिल गए हैं, उस तरह का फॉर्मेडेबल अलायंस वहां बन गया है, तो जाहिर सी बात है कि वहां हालात बदल गए हैं। ये याद रखिए कि हिंदी हार्टलैंड में इलेक्शंस जो हैं जातीय समीकरण, कास्ट इक्वेशन और अलायंस पे जीते जाते हैं। ये बात फिर एक बार बिहार से साबित हो गई। सबसे अच्छी बात यह है खालिद कि बिहार की लेबोरेटरी से जो तजुर्बा हुआ है, मुझे लगता है उसके जो नतीजे आए हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे और एक ये खुशाइन बात है। जी, सिर्फ बिहार की ही नहीं, डॉक्टर जफर उबैद साहब आप क्या कहेंगे? क्या ये सिर्फ बिहार में कामयाबी है या यूं कहें कि इसका रिफ्लेक्शन पूरे मुल्क में नजर आए? क्योंकि कर्नाटक में 3 में से 2 कांग्रेस ने सीट जीती है, मध्य प्रदेश में भी 2 में से 1 कांग्रेस ने जीती है, उसके अलावा पंजाब में भी कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। क्या लगता है आपको? क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं से अपना ये जो है सेकुलर क्रेडेंशियल्स अगर हम कहें तो बरकरार रखा है। क्या इसे पूरे मुल्कगीर सतह पर माना जाए कि इसका असर नजर आएगा आइंदा इंतखाबात में, जो बिहार और बाकी रियासतों में हुआ है? यकीनन इस बात में काफी दम है और जो बिहार में तजर्बा कामयाब हुआ है, जरूरत है उसको और जो स्टेट्स हैं, हालांकि मैं ये बात कहूंगा कि इनको बिहार में बहुत कम मौका मिला, वक्त बहुत कम था इस बात को और मजबूत करने का। अभी जो आने वाले इलेक्शंस हैं, जहां जहां अगर इसी बुनियाद पे, इन्हीं रास्तों को देखते हुए और आपस में मसालहत करके, समझौता करके, कोई भी जिस तरह के टकराव की बातें आती हैं या कुछ होता है, इसको स्मूथ करके अगर चलें तो नतीजे बहुत बेहतरीन होंगे। और ये जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा वॉर है, जिससे वो डिवीजन कर देती है वोट्स में इनके, और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे वो लोगों को जो गुमराह कर ले जाती है, उससे बच जाएंगे। जी जी। तो प्रोफेसर असलम आजाद साहब क्या कहेंगे आप? अगर हम 10 में से 6 सीटों को अगर देखें, आप ये बोल रहे हैं कि वो जादू नहीं चला, वो असर नजर नहीं आया जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी का था, तो आखिर क्या वजह है? क्योंकि इसी को तमाम बीजेपी लीडर, बीजेपी इसी को इनकैश करने की कोशिश कर रही थी इस इलेक्शन में भी, ज़मीनी इंतखाब में भी, लेकिन कहीं ना कहीं से क्या मानेंगे, क्या उन्हें मुंह की नहीं खानी पड़ी? क्या नरेंद्र मोदी का असर ऐसा है कि जो मोदी मैजिक था वो नहीं चला, इससे साबित नहीं होता है ये? देखिए, मुसलमानों का वोट यहाँ तकरीबन 18% है बिहार में। जी जी। ये 20,000 एक का जो मर्दमशुमारी के लिहाज से यहाँ जो पॉपुलेशन है मुसलमानों का, और मुसलमानों के लिए कोई मतबादिल नहीं था। मुसलमानों लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में
मुसलमान वोट मुंतशिर हो गए थे। लेकिन जी। इस बार सेकुलरिज्म के नाम पे सारे मुसलमान कम से कम 6-7 जगह मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। खासतौर से जाले में 92-93 हजार मुसलमानों का वोट था। वहाँ मुसलमान कैंडिडेट भी था बीजेपी का, इसका सीपीआई का, लेकिन मुसलमानों ने वोट बहुत कम दिए सीपीआई के उम्मीदवार को। और हम ये समझते हैं कि हर जगह मुसलमानों ने तकरीबन मुत्तहिद होकर जी इस अलायंस को जिताने का काम किया। जी जी और फिर एक बात और ये मैं फिर कहूंगा कि वोट जो है बीजेपी पोलराइज कराने के लिए कॉमनल लाइन पे वोटिंग नहीं हुई और नतीजा ये हुआ कि ये इत्तेहाद 6-4 के हिसाब के लिहाज से जी जी कामयाब हो गया। जो जी, है इसका जवाब हम जानना चाहेंगे सैयद फैसल अली साहब से। सैयद फैसल अली साहब, पूरे मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर वोट दिया। यही बात चंद महीने पहले लोकसभा इलेक्शन हुई थी, उसमें भी मुत्तहिद होकर मुसलमानों ने वोट दिया था और उसमें भी पोलराइजेशन की कोशिश की गई थी बीजेपी के जरिए। इस बार नहीं की गई। क्या आपको क्या लगता है सैयद फैसल अली साहब? देखिए, असलम आजाद साहब जो बात कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इस इलेक्शन से पहले उन्होंने बहुत कुछ कहा था, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोई कवायद है। लेकिन ये बिल्कुल समझ लीजिए कि शायद उनका असेसमेंट गलत हुआ। एक दूसरी बात यह कि जो एक बात मैं असम आजाद साहब को याद दिलाऊं कि इस इलेक्शन में बीजेपी का वोट परसेंटेज भी बिहार में घटा। जी। और मैं बीजेपी नहीं कहूंगा, आप लोग भी रिपोर्ट में हम लोग बीजेपी कह रहे हैं, ये बीजेपी नहीं हारी है, एनडीए अलायंस का कैंडिडेट था और एनडीए अलायंस का जो वोट परसेंटेज है वो भी बिहार में तकरीबन 2.5 से 3% कम हुआ। जो आरजेडी और उसके अलायंस का वोट था वो इंटैक्ट रहा है। तो एक तरफ अगर उसके वोटर्स ने वोट दिया है तो दूसरी तरफ कुछ वोटर्स का बीजेपी से मोह भंग हुआ है, इसको भी मानना होगा। दूसरी बात यह खालिद कि मैं नतीजा देख रहा था तो एक सीट बांका की है जिसमें इकबाल अंसारी साहब हारे हैं आरजेडी के। जी जी वो सिर्फ 711 वोट से हारे हैं, यानी वो सीट भी तकरीबन आरजेडी के खाते में आते आते रहेगी। दूसरी तरफ एक चीज और याद रखिए कि मैं पूरे उसका ब्रेकअप देख रहा था, तो जो भी कैंडिडेट जीता है आरजेडी और कांग्रेस का वो काफी बड़ी मार्जिन से जीता है। भागलपुर से कैंडिडेट जीता है अश्विनी चौबे की कॉन्स्टिट्यूंसी से तकरीबन 17,000 वोट से। तो ये सारी अपने आप में ये कहानी कहता है कि जो सोशल इक्वेशन है और जो अलायंस है वो फॉर्मेडेबल है, उससे ही आप इलेक्शन जीत सकते हैं। और ये बात जो कि पोलराइज हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा, ये बिल्कुल निगेट कर दिया है बिहार के लोगों ने। और मुझे ये लगता है कि अगर इसको हम लोग आगे असेंबली इलेक्शन का सेमीफाइनल के तौर पर देखूं तो ये मुनासिब होगा। लेकिन इससे कहीं पे ये तासुर भी नहीं लेना चाहिए कि बीजेपी का जादू बिल्कुल खत्म हो रहा है, नरेंद्र मोदी का जादू बिल्कुल खत्म हो रहा है। हाँ, एक हकीकत सियासी हुई है बिहार में, और अगर ये हवा बिहार से उत्तर प्रदेश होती हुई दिल्ली और मध्य प्रदेश तक जाएगी तो इसका सियासी मंजरनामा मुल्क का बदल सकता है। जी, डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये जो जीत है, जो अलायंस है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की, क्या ये सेकुलरिज्म की जीत है या जो मोह भंग हुआ है, जैसा सैयद फैसल अली साहब ने फरमाया बीजेपी से, या लोग जो तंग आ गए हैं महंगाई, करप्शन और तमाम चीजों पर जो वादे किए गए थे बीजेपी की जानिब से इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले, वो पूरे नहीं होते नजर आ रहे हैं, महंगाई वगैरह, तो क्या उसकी वजह से मोह भंग हुआ है? उसका नतीजा है ये बुनियादी तौर पे तो यही है कि अवाम ने बहुत ज्यादा भरोसा किया बीजेपी पे, और खासतौर से नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह बहुत ही खूबसूरत ख्वाब दिखाए जनता को, और जनता भी उस झांसे में, मैं कहूंगा, उस गलतफहमी का शिकार हो गई जी जी। या उस बहकावे में आ गई। उसके पास भी कोई चारा ऐसा मजबूत दिख नहीं रहा था। ये जो अभी जो अलायंस हुआ है, काश ये अलायंस उसी मजबूती के साथ पहले होता और ये लोग अपनी बात कहते तो शायद नतीजे ऐसे ना होते जो हमें देखने को मिले। बहरहाल उसको पसे पुष्ट रखते हुए मुसलमानों में खास तौर की बात आती है कि मुसलमान एक वोट देते हैं, मुत्तहिद होकर वोट देते हैं। ये बातें करना गलत है मेरे हिसाब से। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें हर चीज को देखना होगा। हमें हमारे जितने भाई हैं सबके बारे में बात करनी होगी जी, और सिर्फ मुसलमान जी। आपने दुरुस्त फरमाया कि सिर्फ नहीं, क्योंकि अगर मुसलमान भी मुत्तहिद होकर किसी एक पार्टी को वोट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो भी कॉमनल लाइन पर ही वोट दे रहे हैं। तो ये गलत बात होगी कि अगर मुसलमानों को इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं खालिद, कि ये जो 6 नतीजे बिहार से आए हैं जो फेवर में गए हैं कांग्रेस इंडिया और आरजेडी अलायंस में, जेडीयू अलायंस को, उसमें ज्यादातर मुसलमान की तो बात छोड़िए, ज्यादातर पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं। तो ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग का एक नतीजा है कि सारे जो जीते हैं
उसमें से मेरे ख्याल से एक को छोड़ करके 2 को छोड़ करके बाकी 4 जो हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति से हैं। तो मुसलमानों को कोई इस तरह की बात कि मुसलमान मुत्तहिद होकर वोट दे रहे, मुझे लगता है कि लोगों में ये रियलाइजेशन हुआ है कि क्या करना है, एक ये रियलाइजेशन है। और वो मुझे लगता है कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मुसलमान जो वोटर्स थे बिहार की जो गलती की थी शायद उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जी, यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन की गलती को दुरुस्त किया है, जिसका नतीजा सामने यह है कि कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू इत्तेहाद को 10 में से 6 सीटों पर कामयाबी मिली है। हालात हादरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का। दोनों मेहमान सईद फैसल अली साहब और डॉक्टर ज़फ़र अवैध साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। प्रोफेसर असलम अदाद साहब, आपका फोन लाइन के जरिए पटना से गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम इसी गुफ्तगू को आगे भी जारी रखेंगे और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे कांग्रेस लीडर संजय निरुपम साहब और आरजेडी लीडर डॉक्टर एजाज अली साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा, और रक्षा तेरी पूंजी की जीवन भर की है सुरक्षा। पेश है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब बैंक खाता आसानी से खुलेगा, साथ ही डेबिट कार्ड और 1 लाख के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा। देशवासियों, अगर बैंक में खाता नहीं है तो आज ही नजदीकी बैंक शाखा या शिविर में या बैंक मित्र से संपर्क करें। बढ़ते जा। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और सामाजिक कारकुन और सियासी तजज़ियाकार डॉक्टर ज़फ़र अवैध साहब। और इस सेगमेंट में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस लीडर संजय निरुपम साहब और आरजेडी लीडर डॉक्टर एजाज अली साहब। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर आरजेडी का कहना है कि मोदी का जादू अब खत्म हो गया है। बिहार में जिस सेकुलर सियासत की शुरुआत हुई है वो पूरे मुल्क को रास्ता दिखाएगी। मोदी जी के कार्यकाल में उनकी कार्यशैली को लेकर के भी लोगों के अंदर अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं और लोगों को खास तौर पे ये लग रहा है कि एक खास किस्म का अधिनायकवाद दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो चुका है। तो बिहार का उपचुनाव उस नजरिए से देखा जाना चाहिए और हमारा मानना है कि गठबंधन 6 जीते, 7 जीते या 5 जीते, 8 जीते, ये स्पष्ट है कि बिहार से जो गोलबंदी शुरू हुई है, जो गोलबंदी सामाजिक आधारों की है, वैचारिक गोलबंदी है और एक ऐसी गोलबंदी है जो मुल्क के लोगों को ये भरोसा देगी कि निराशा की आवश्यकता नहीं है। दक्षिणपंथी अधिनायकवाद की आयु सीमित है और ये गठबंधन मैं समझता हूं कि लोगों को पूरे हिंदुस्तान में, न सिर्फ बिहार में, एक बेहतर गोलबंदी का मौका देगा। वहीं 4 रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात के नतीजों पर कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों की हवा निकल गई है। हाँ, स्वाभाविक रूप से इस अलायंस से सबों को फायदा हुआ है और वो ट्रेडिशनल सीट रही थी। न सिर्फ वहां से लोकसभा के उम्मीदवार शाहनवाज हुसैन हार गए, बल्कि अभी जो एमपी हैं वहां से चौबे साहब वो वहां से जीतते थे, जो अभी लोकसभा में जीत के आ गए हैं, उनकी सीट भी कांग्रेस ने जीत ली है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। जो कहा जा रहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, जो संकेत की बात किया था बीजेपी की तरफ से, पता नहीं, हम लोग तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अच्छे दिन आ गए। कुछ तो मंत्री हो गए तो अभी रहेंगे कुछ दिन तक, प्रधानमंत्री बन गए तो उनके लिए अच्छे दिन आए। देश की जनता के लिए तो हम लोग कभी नहीं मानते थे कि अच्छे दिन आए हैं और अब तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है। दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं सैयद फैसल अली साहब और डॉक्टर ज़फ़र अवैध साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। आरजेडी लीडर डॉक्टर एजाज अली साहब। डॉक्टर एजाज अली साहब, आपको मुबारक हो, आपकी पार्टी का इत्तेहाद जो है, तीन पार्टियों का जो इत्तेहाद है उसने अच्छी जीत हासिल की है। क्या आपको उम्मीद थी कि 6 सीटें मिलेंगी या जैसा कि तमाम सियासी तजज़ियाकारों को उम्मीद थी कि शायद ये जो इत्तेहाद है वो नाकाम भी हो?
देखिए, लालू यादव साहब और नीतीश कुमार साहब का जो वोट बैंक है वो दोनों एक ही वोट बैंक है। इन लोगों के आपस की लड़ाई के वजह से बीच से बीजेपी निकल गई, वरना अगर लोकसभा में इसी तरह का कॉम्बिनेशन रहता तो लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान में भले जीत जाए बीजेपी, लेकिन बिहार में कम से कम नहीं जीत। तो ये जो फिर से इन लोगों में इत्तेहाद हुआ, इसने साबित कर दिया कि सामाजिक न्याय यानी सामाजिक इंसाफ की जो वोट बैंक था वो अभी भी इंटैक्ट है। और इन लोगों के आपस में आने की वजह से देखिए कि रिजल्ट कैसा आया है। जी जी, बिहार इस मामले में सामाजिक न्याय का सेंटर रहा है। यहाँ सूफी संतों का गढ़ रहा है, सोशल जस्टिस हमेशा रहा है। और जी, आपने जो बात कही कि अगर ये दोनों जो नीतीश कुमार और लालू यादव की जो पार्टी है वो अगर मुत्तहिद होकर लोकसभा में भी लड़ती तो बीजेपी को बिहार में कम से कम रास्ता नहीं मिलता। सैयद फैसल अली साहब स्टूडियो में मौजूद है। सैयद फैसल अली साहब, क्या लगता है आपको, क्या जो डॉक्टर एजाज अली साहब बोल रहे हैं कि बीच में बीजेपी जो घुस गई है वो नहीं उसको वो स्पेस मिलता, क्या वाकई ये हकीकत है? ऐसा लगता है कि ये दोनों मुत्तहिद हो जाएं अभी भी तो बीजेपी का स्पेस खत्म हो जाएगा बिहार से कम से कम? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ बिहार की बात ना करें, पूरे हिंदी हार्टलैंड की बात करें। अगर इत्तेहाद मजबूत कर लिया जाए, बीजेपी की जीत मैं फिर दोहराऊंगा कि पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी सिर्फ इसलिए हुई, चाहे बिहार में वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आ गए और यूपी में अपना दल को लेकर आ गए, ये छोटी छोटी पार्टियां जिनके थोड़े बहुत वोट है। बिहार में रामविलास पासवान भी चले गए, तो ये इत्तेहाद करके ये जीत गया है। हालांकि उसका पूरा सेहरा मोदी जी के सर पे बना, ये दुरुस्त भी है, इसलिए कुछ तो उनकी लहर जरूर थी। लेकिन ये कि अगर ये सोशल इंजीनियरिंग सही से करते हैं और कामयाब रहते हैं, जो तजुर्बा किया गया बिहार में, और उसको रिप्लिकेट करते हैं दिल्ली में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या दिगर रियासतों में, तो बिल्कुल आप इस बात को मान लीजिए। ये जहन में रखिए खालिद कि इतनी सारी कुछ के बावजूद 283 सीट आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का जो वोट परसेंटेज है सिर्फ 31% है, यानी कि 69% उनके खिलाफ हैं। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि ये जो 69% वोट है जो मुंतशिर हुआ है, इसको एक जगह लाने की। और जैसे ही वो आया है बिहार में, पहली बात इस बात की शुरुआत हुई है, तो जाहिर सी बात है कि नतीजा आपके सामने है। मुझे ये लगता है कि नीतीश और लालू जी ने अगर दोनों ने थोड़ी और मेहनत की होती तो ये नतीजा बिल्कुल और चौंकाने वाला हो सकता था, लेकिन कम वक्त में इन लोगों ने किया है। एक बहुत अच्छी पहल है। बस एक चीज के ऊपर लोगों की नजर टिकी हुई है, क्या इस तरह का कोई तजुर्बा उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर जफर उबैद साहब, यही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस 69% की बात की जा रही है कि वो अभी भी एंटी बीजेपी एंटी एनडीए वोट है, उसके लीडरान अगर मुत्तहिद हो जाएं उनका, और यही सबसे बड़ी सितमजरीफी है कि उन लीडरान में जबरदस्त ईगो क्लैश है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहल की गई कि मुलायम सिंह यादव और मायावती की पार्टी में इत्तेहाद हो जाए, लेकिन दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने ईगो हैं, जिसकी वजह से शायद क्या यह मुमकिन लगता है कि मुल्कगीर सतह पर वो तमाम 69% वोट मुत्तहिद हो जाए, उनके लीडरान, उन तमाम पार्टियां? नामुमकिनात में तो कुछ भी नहीं होता। जिस वर्ड को इम्पॉसिबल कहते हैं वो भी आई एम पॉसिबल है, राइट। जरूरत यह है कि जो मायावती हैं, मुलायम सिंह हैं, इन लोगों के इतने बड़े कद हो गए हैं, अपने लिए लड़ते हैं। अगर जो दबे कुचले मजलूम जो तबकात हैं, जो अपने हुकूक से महरूम हैं, हक के लिए ये भी लड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पे आके एक कोई मिनिमम प्रोग्राम बना के कि भाई यहां तक हम लोग एक साथ लड़ेंगे। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की बात मैं करूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी जो सबके हक के लिए लड़ती थी। सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं, अगर हम दूसरी रियासतों की बात करें वहां भी ईगो क्लैशेस है। अगर हम साउथ में तमिलनाडु की बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समझे कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, संभावनाओं का खेल है। तो अगर लालू नीतीश आ सकते हैं तो अभी ठीक है। अभी इन लोगों की बातचीत जब शुरू हुई थी, मुलायम सिंह यादव और मायावती के, दोनों ने इनकार किया इस बात से, लेकिन पॉसिबिलिटीज से आप इनकार नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटीज हैं। और क्यों सिर्फ हम लालू और मुलायम की बात करें, और भी दिगर पार्टियां हैं यूपी में जो अगर एक साथ आ जाए तो बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। जी जी, अगर हम यही फॉर्मूला अगर हम डॉक्टर जफर उबैद साहब अगर हम साउथ में अपनाने की बात करें, क्योंकि वहां भी आंध्र प्रदेश में भी यही हाल है, ईगो क्लैशेस है वहां के जो लोकल लीडरान है रीजनल पार्टीज के, वही हाल तमिलनाडु में है, क्योंकि जो 69% वोट है उसमें वहां की भी उन वोटों की भी बहुत बड़ी तादाद है। साउथ में यह है कि रीजनल पार्टीज कुछ ज्यादा स्ट्रांग हैं। आंध्रा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका एक ऐसी जगह है जहां कांग्रेस बीजेपी की आमने सामने मुकाबले की बात होती है। वहां जेडीएस है। जेडीएस अगर कांग्रेस के साथ आती है तो वो इख्तिलाफात तो चलते रहते हैं। जी जी।
इत्तेहाद की जहां तक बात है, जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, जहां तक समरसता की बात है, जहां तक हिंदुस्तान की बात है, वो बात है साथ रहने की, मिलजुल के चलने की। ना इसमें कोई हिंदू न मुसलमान। पोलराइजेशन इस मुल्क के लिए खतरनाक है, मुसलमानों के लिए खतरनाक है, हिंदुओं के लिए खतरनाक है, सबके लिए खतरनाक है। हम जब एक साथ उठते बैठते हैं तो आखिर सियासी इतने हल्के हम क्यों हो जाते हैं सियासी बयानात देने में कि इनके लिए हम लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं? आखिर वजह क्या है? जी जी, अगर हम एक साथ मुत्तहिद होकर काम करें, सबके लिए हमें काम करना है, सबके लिए काम करना है, तो जो ये यानी मुल्क के लिए काम करना है, इसलिए इत्तेहाद की जरूरत है, पोलराइजेशन को कहीं ना कहीं से पसे-पुश्त रखना और एक बात और कहूंगा कि जो मजलूम तबके हैं उनका पहला हक है, चाहे वो जो भी हो, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए किसी भी चीज में, और ईमानदारी और दयानतदारी के साथ। जी जी, और ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर कोशिश की जाए तो। एक इत्तेहाद बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वांचल और वेस्टर्न यूपी होते हुए एक इतना बड़ा खित्ता है ये जहां हिंदुस्तान की आधी सीटें मौजूद हैं। जी, यहां तो इसको किया ही जा सकता है। यानी बंगाल से लेकर अगर हम पंजाब तक बढ़ेंगे कि इत्तेहाद, एक मजबूत इत्तेहाद पैदा किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। डॉक्टर एजाज अली साहब, क्या लगता है आपको कि जो इत्तेहाद है कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी का, उसने 10 में से 6 सीटें हासिल की हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी भी नहीं है। बात जो आप बोल रहे थे अगर दोनों मुत्तहिद हो जाए, तमाम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तो बीजेपी को स्पेस नहीं मिले, लेकिन बीजेपी के पास अभी अच्छा स्पेस मौजूद है बिहार में। देखिए, अभी तो आपने रिजल्ट नहीं देखा होगा, जिन 4 सीटों पर बीजेपी जीती है उसमें भी 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुत मामूली मार्जिन से बीजेपी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम तो ये कहेंगे कि जैसे बांका देखिए, बांका में बीजेपी को जिताया गया है, उसी तरह से हाजीपुर में बीजेपी को लग के लोगों ने जिताया है। वरना सिर्फ एक नरकटियागंज है जहां पहले से उम्मीद हो गई थी बीजेपी जीतेगी, बाकी इन सीटों पर बीजेपी को समझिए एक तरह से जिताया गया है। जी जी, वरना सही बात तो यह है कि अगर ईमानदारी से तो ये मुश्किल से 1-8 सीट बीजेपी को यहाँ मिल पाती है 10 सीटों में। ये बात तय है। जहां तक इत्तेहाद की बात चल रही है, तो इत्तेहाद देखिए, अब इत्तेहाद कॉमन इश्यूज पर करना होगा लोगों को, पार्टियों को कॉमन इश्यूज पर करना। और जैसे आप यूपी में बात करते हो या जो दूसरे इलाके हैं, जैसे जिस जगह जैसे राजस्थान और जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, वहां पर तो कोई रास्ता तो है हमारे पास नहीं। लेकिन जहाँ पर रीजनल पार्टियां हैं वहां पर इत्तेहाद इन लोगों को आपसी जी, यानी ये उम्मीद अब जगी है कि रीजनल पार्टीज में इत्तेहाद हो सकता है एनडीए महाज के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। इस बीच हम जान लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस लीडर हारून यूसुफ साहब जुड़ गए। हारून यूसुफ साहब, क्या लगता है आपको, अगर जो बिहार में इत्तेहाद कामयाब होता नजर आए, मुल्कगीर सतह पर वो कितना कामयाब हो सकता है? क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी फिर क्या उस इत्तेहाद की बुनियाद पर रिवाइव हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस की जो लोकसभा में शिकस्त हुई है लोकसभा इंतखाबात में, उसके बाद उसे भी कम से कम एक उम्मीद जरूर जगी होगी बिहार में इस इत्तेहाद की जीत के बाद। देखिए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि नफरत करने वाली राजनीति को लोगों ने एक सबक सिखाया है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की से बोलते हैं खड़े होके 130 करोड़ लोगों के लिए, और दूसरी तरफ कभी विश्व हिंदू परिषद और कभी लव जिहाद के नाम पे नफरत का माहौल, मैं समझता हूँ आज देश का नौजवान जो तकरीबन 65% है, वो इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं करता है। जी हारून यूसुफ साहब, कांग्रेस को इस जीत से कितनी उम्मीद जगी है? हम मुल्कगीर सतह की बात कर रहे हैं, दिल्ली की भी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी, क्योंकि कांग्रेस की जो सोच और कांग्रेस की जो विचारधारा है 128 साल की, कांग्रेस कभी चुनाव हारने पे अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती है, और वही विचारधारा के चलते ये जो परिणाम, चाहे कर्नाटक में बेलानी सीट हो, चाहे पंजाब में हो, बिहार में हो, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि जो नफरत की राजनीति है, जो
यानी हिंदुस्तान की जो आवाम है उसकी जो मेजोरिटी है वो सेकुलर है। वक्त की कमी है सईद फैसल, इस सवाल से जानने ला चाहेंगे, क्या लगता है जो इत्तेहाद जीता है बिहार में या कांग्रेस की इक्का दुक्का सीटें जो दूसरी रियासतों में निकली हैं, उसकी बुनियाद पर क्या कहेंगे आप? मुख्तसरन चूंकि वक्त हो रहा है प्रोग्राम खत्म करने का, कांग्रेस कितना रिवाइव होने की उम्मीद कर सकती है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, बगैर कांग्रेस के हिंदुस्तान की जमहूरियत का ख्वाब देखना या हिंदुस्तान की जमहूरियत का तस्वुर करना गैर मान्य होगा जी। और इतना भी लोगों को कांग्रेस को कमजोर नहीं समझना चाहिए कि सीटें कम हो गई हैं तो कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस बिल्कुल है, हर पूरे मुल्क में अगर आप बात करें कई स्टेट्स में उसकी सरकार है। और जिस तरह से बिलारी की सीट, जो आपको याद रखना चाहिए, बिलारी वो सीट है जो बीजेपी का गढ़ वहां जीत के आ गए हैं। बिहार में भागलपुर अश्विनी चौबे का गढ़ माना जाता है, तो वहां जीत के हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि कांग्रेस बिल्कुल कमजोर हो गई है। और कोई भी सेकुलर क्यादत आती है या कोई भी सेकुलर महाज बनता है तो बिल्कुल फितरी तौर पे उसकी जो क्यादत है वो कांग्रेस के हाथ में रहती है। तो कांग्रेस को इन सारे लोगों को साथ लेके चलना सीखना होगा। हारून यूसुफ साहब मौजूद हैं, तो शायद उन लोगों को ये समझना होगा कि उनकी हार जो हुई यूपी और बिहार में सिर्फ इस वजह से हुई कि वो वक्त पे इत्तेहाद नहीं कर पाए लाइक माइंडेड पार्टी से। अगर हो जाता तो याद रखिए खालिद, मैं थोड़ा आपका वक्त लूंगा, कि बिहार, उत्तर प्रदेश में झारखंड और उत्तराखंड मिला के 138 टोटल सीट होती है, जिसमें 112 सीट बीजेपी जीत गई है जी, बल्कि 118 सीट बीजेपी जीती है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 118 सीट आप 283 में से कम कर दें तो वो 165 पे आ जाते हैं जी। तो पूरी उनकी जीत का जो मामला है वो यूपी और बिहार के ही खित्ते से हुआ है, और यहाँ ये इत्तेहाद हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है जी। आपने बहुत अच्छा तथ्य पेश किया कि ये अगर इन्हीं बेल्ट में अगर 118 सीटें कम हो जाए और इत्तेहाद मजबूत हो जाए, सिर्फ कमी ये रही लोकसभा इंतखाबात में कि वो इत्तेहाद नहीं हो पाया, कांग्रेस अलग, आरजेडी, जेडीयू, तमाम जो इस तरह की सेकुलर जमातें थी, रीजनल भी, वो सब अलग अलग इलेक्शन लड़ी। वक्त की जरूरत है कि तमाम जो सेकुलर जमातें हैं, रीजनल सेकुलर जमातें हैं, वो मुत्तहिद हो जाएं, तब यकीनी तौर पर मुल्क के सेकुलर ढांचे को बचाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून यूसुफ साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। सईद फैसल अली साहब और डॉक्टर जफर उबैद साहब, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। नाज़रीन, हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।